Today we are going to discuss critical thinking problems. सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि किसी भी critical thinking problem को solve करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले you spend time on careful reading of the problem, then visualize the situation, and after that build strategy from the basics. अगर आप इस तरीके से पहले ध्यान से प्रॉब्लम को पढ़ोगे और उसके बाद आप विजुअलाइज करोगे कि क्या सिनेरियो है और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाओगे फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट, तब आप उस क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे. आज हम इसी तरीके से 2-3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ए पर्सन कैरिंग ए कप ऑफ वाटर with floating ice steps into an elevator. If the elevator accelerates upward, the ice will. तो इसमें 3 सिचुएशंस दी हैं, हमने उसमें से बताना है कौन सी सही होगी. फर्स्ट इज ice will float higher, second is ice will float deeper, and third is that ice will remain at the same level. अब इसमें हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है कि लिफ्ट एलिवेटर जो है दैट इज़ एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नाउ द फ्रेम इज़ एक्सेलरेटिंग फ्रेम. जो अब एलिवेटर है वो क्या बन गया, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू inertial frame with higher value of gravitational acceleration. इस केस में acceleration जो है वो g ना होके कितनी बन जाएगी, g plus a, where a will be acceleration with which elevator is moving upward. तो पहला तो ये पॉइंट आ गया. अब इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि 2 forces are acting on the ice. Now upward buoyant force, which is equal to weight of water displaced by the immersed portion of ice, so that will be naturally now proportional to g dash, that is the increased acceleration. And the second force is weight of the ice, which is m into g dash. In actual practice, both the forces, upward buoyant force and downward weight of the block, are increasing by the same amount. Now what will happen due to this thing? Ice will float at the same level and level of water in the cup does not change. That means in this case our option 3 will be accepted. That will be correct option. Now the second problem is there are 3 switches A, B and C in the room. 2 of them are dummy switches and the third is the switch for a desk lamp placed in another room. You are allowed to turn the 3 switches as many times as you like, but you can go into the room with the desk room only once. How will you tell which of the switch is the right switch for the lamp? तो इसमें क्या बताया गया, 3 switches हैं A, B and C, 2 डम्मी हैं और इसमें से एक ही करेक्ट स्विच है और वो स्विच है डेस्क लैंप का. लैंप दूसरे रूम में पड़ा है और उस रूम में हमने एक ही बार एंटर करके बताना है कि कौन सा स्विच सही होगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम सोचें तो
we will switch on, let us say, switch A first and left it for some time. स्विच ए को ऑन करके कुछ देर के लिए छोड़ दिया. अब उसके बाद हमने स्विच बी को ऑन किया और उसके बाद स्विच बी को ऑन करने के इमीडिएट बाद हम सेकेंड रूम में जिसमें डेस्क लैम्प पड़ा था वहाँ पर चले गए. तो हमने इसमें क्या किया, पहले स्विच ए को ऑन किया और कुछ टाइम के लिए यानी कि 2-3 मिनट्स के लिए वेट किया, 3-4 मिनट, और उसके बाद स्विच बी को ऑन किया और स्विच बी को ऑन करते ही सेकेंड रूम में चले गए. अब हम वहाँ पर जाकर के ये देखेंगे क्या वो लैम्प ऑन है. अब अगर वो लैम्प ऑन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आइदर स्विच ए इज़ करेक्ट और स्विच बी. अब हम उसके बाद उस लैम्प को टच करके देखेंगे. अगर वो लैम्प गर्म है, हीट अप हुआ है, इसका मतलब वो स्विच ए है, क्योंकि स्विच ए को ऑन करके हमने कुछ देर के लिए छोड़ा था. तो दैट मीन्स कि वो लैम्प का फिलामेंट जो है वो हीट अप हो गया उस टाइम में, तो इसलिए वो बल्ब हमें गर्म लगेगा. अब अगर हमने बल्ब को टच किया और बल्ब जो है वो बिल्कुल कोल्ड है, तो इसका मतलब कौन सा स्विच है, बी है, कि स्विच से बल्ब ऑन तो हो गया लेकिन उसमें फिलामेंट अभी जस्ट ऑन हुआ है, तो इसलिए कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. और अगर लैम्प ऑफ है तो इसका मतलब ए या बी के जो हैं दोनों डमी स्विचेस हैं, तो करेक्ट स्विच जो है दैट इज स्विच सी. तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखिए तो हमने पहले एनालिसिस किया, क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड किया और उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रेटजी बनाई. और वो स्ट्रेटजी हमने किस चीज़ के ऊपर बनाई है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि व्हेन करंट इज अलाउड टू पास थ्रू फिलामेंट ऑफ द बल्ब देन हीट विल बी प्रोड्यूस्ड. उससे ही हम ए और बी स्विच में आइडेंटिफाई कर पाए हैं. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज अ थर्मिस्टर विद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is connected in series with a fixed resistor and a battery. How the potential difference across the thermistor varies with temperature. अब इस प्रॉब्लम में ये बताया गया है कि थर्मिस्टर विद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मीनिंग ये हुआ कि एज थर्मिस्टर विल बी ऑन, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑन होने पर, बैटरी के साथ जैसे कनेक्ट किया है तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस होगी, वो डिक्रीज होगी. अब हमने इस थर्मिस्टर को सीरीज के साथ जोड़ दिया रेजिस्टेंस को, तो थर्मिस्टर एंड रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी. तो पहले पॉइंट इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये बन गया कि सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर एज वेल एज थर्मिस्टर. तो बोथ आर कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, सो दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्मिस्टर and the resistor will depend only upon the value of resistance, क्योंकि you know V is equal to IR, as value of I is same in both the cases, तो potential difference is directly proportional to R. So now as temperature of thermistor will rise, its resistance will fall. तो obvious इससे क्या होगा, value of potential difference across thermistor will decrease. So इस तरीके से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, उसको विजुअलाइज करके क्या सिनेरियो है और बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।